महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कई उथल पुथल देखने को हमें मिल रही है। शरद पवार का जो चिन्ह था, यानी कि जो उनका सिंबल था घड़ी, वो जो है अभी अजीत पवार को मिल गया है। हमारे साथ महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष सलीम सारंग सर है। सर से ही जानना चाहेंगे कि सर क्या वजह था, किस बेस पे जो है ये चिन्ह, चूँकि शरद पवार एक ब्रांड है और उनका चिन्ह अजीत पवार को दे देना कहीं ना कहीं कुछ अलग उथल पुथल ऐसा दिख रहा है क्या उसमें? नमस्ते मैडम। देखिए, ऐसा है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, ये प्रोप्राइटरशिप फर्म नहीं होती है, ये लोगों की पार्टी होती है, ये पदाधिकारी की पार्टी होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की पार्टी होती है। आप देखोगे तो अजीत दादा के साथ जितने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे हमारे पास थे, शुरुआत से हमारे पास थे। और हमारे पास एक चीज़ आप और देखेंगे कि सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं, जितने पदाधिकारी है पार्टी के, जितने कार्यकर्ता है, वो सारे अजीत दादा के पास थे। गिने चुने लोग रह गए होंगे, वहाँ पर तो रह गए होंगे, तो पब्लिक जहाँ है तो चिन्ह उनको मिलना ही है, वो हिसाब से चिन्ह हमको मिला है। लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह से शिंदे गुट को मिला वही चीज़ सेम आपके साथ ही हुआ है, तो लोगों का मन में है कि एक तरफा जो है इस बार ये इस तरह का जो है डिसीजन आया है। अभी देखो, मैं शिंदे साहब के चिन्ह के बारे में, उनके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन उनमें और हमारे में एक बहुत बड़ा अंतर था। आप देखेंगे यहाँ हमारे साथ जो है सिर्फ एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हमारे साथ पदाधिकारी भी है। हमारे राष्ट्रवादी के देखेंगे सारे के सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी अजीत दादा के पास डे वन से थे। तो इतने तादाद में अजीत दादा के साथ लोगों ने उनको लीडर माना है अपना, तो उनको देने में इलेक्शन कमीशन को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए थी। यानी कि आपको भी यही लगता है क्या कि मेजॉरिटी के हिसाब से जो है ये दिया गया है? बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक पॉलिटिकल पार्टियां होती है, पब्लिक की होती है। प्रोप्राइटरशिप मतलब एक अकेला ऑनरशिप पार्टी नहीं होती है, पब्लिक की पार्टी है। तो पब्लिक की पार्टी में जहाँ पब्लिक है, जहाँ प्रजा है, वहाँ राजा है। देखा गया है कि अब जिम्मेदारियां जो है अजीत पवार साहब की बहुत बढ़ गई है, क्योंकि चिन्ह उनके पास आ गया है, लोग दिन रात जो है जुड़ते जा रहे हैं। नहीं, अजीत दादा के पास जिम्मेदारी आज से नहीं। अजीत दादा के अगर आप पॉलिटिकल करियर देखोगे तो उनकी जिम्मेदारी, उनके पास सत्ता थी या नहीं थी, उनके पास जिम्मेदारी अक्सर रही है। वो एक अकेले पॉलिटिकल लीडर है महाराष्ट्र में, जो सवेरे 7 बजे से अपना दिन शुरू करते हैं, रात के 11 बजे तक काम करते। आप उनको कभी भी बिना काम के और बिना पब्लिक के नहीं देखोगे। जब भी आप उनके पास जाओगे, आपको हजारों लाखों सैकड़ों पब्लिक उनके पास आपको मिलेगी। तो वो काम करने वाला नेता, और जो काम करने वाला नेता होता है उनके पास पब्लिक आती ही है। देखा गया सर कि कुछ दिन पहले यहाँ पे मीरा रोड में भी एक इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट ठीक है, आपस में झगड़ा हुआ, वो बात सही है, लेकिन बाद में उसके बाद जो इस तरह से बुलडोजर चलाया गया, तो कहीं कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के साथ गलत हुआ है, क्योंकि बुलडोजर बाबा जो है यूपी में फेमस थे, अब यहाँ पे भी आ गया। नहीं, देखिए, ऐसा है, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर हिंदुस्तान की आज़ादी में सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं थी, उसकी आज़ादी में अगर शहीदों में आप नाम देखोगे तो सबसे ज़्यादा नाम मुसलमान का था। तो अगर हिंदुस्तान को आज़ाद किया है तो शहीदों में सबसे ज़्यादा नाम मुसलमान का था। अब रही बात एक धर्म के ऊपर दूसरे धर्म की नारेबाजी करके झगड़े फसाद करना, ये ब्रिटिश ने हमको देके गई थी ये पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल। लोगों को लड़ाओ और उस पर राज करो। तो कोई ना कोई एक न्यूसेंस पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, किसी को न्यूसेंस पॉलिटिक्स करना होता है, तो वो लोग ये भगवान के नाम पे और अल्लाह के नाम पे न्यूसेंस करते हैं। तो ऐसे लोगों की तादाद है, उनकी वजह से होता है। लेकिन जो भी मीरा रोड में हुआ है वो बिल्कुल मेरे नज़रिया से बिल्कुल गलत है। अगर एक्शन होना चाहिए तो दोनों कम्युनिटी पे होना चाहिए। अगर स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को टारगेट होती है तो लोगों का भरोसा गवर्नमेंट पे उठता है। और इस पे अजीत दादा ने क्लियरली बोला था, मैंने एक डेलीगेशन उनके पास लेके गया था, उन्होंने क्लियर कहा है कि एक्शन होना चाहिए, जो भी गलत है उन पे जरूर एक्शन होना चाहिए। जैसा अभी मेरी उधर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे आए, उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बोला एक सीसीटीवी के आधार पे, नया नगर जो एरिया है वहाँ काफ़ी सीसीटीवी है, उस सीसीटीवी के आधार पे उन्होंने अरेस्ट किया था। तो मैंने उनसे एक ही सवाल किया कि आपने जो सीसीटीवी और वीडियो देख के आपने अरेस्ट किया है, वो वीडियो को आपने आधा घंटा रिवाइंड करके देखा क्या? अगर आप आधा घंटा रिवाइंड करके देखते तो वहाँ लोगों को प्रोवोक किया गया है,
वो मस्जिद के पास जाके प्रोवोक करके वहाँ पर खड़े रहकर अगर कोई नारेबाजी लगाएगा और कहीं फटाकरे फोड़ोगे और दूसरे धर्म का नाम लोगे तो फिर कोई ना कोई प्रोवोक होगा। ये रिएक्शन पे एक्शन हुआ है, मेरा बोलने का मतलब है किसी ने रिएक्ट किया तो उस पर एक्शन हो गया है वो। तो उस पर जो एफआईआर भी हुई है वो एक समुदाय पे नहीं होनी चाहिए थी, भले इनकी तरफ एक समुदाय की गलती थी लेकिन दोनों समुदाय पे होना चाहिए, एक्शन दोनों पे होना चाहिए। जब भी अगर गवर्नमेंट को इस तरीके का कार्रवाई करना है तो दोनों समुदाय पे होना चाहिए। एक समुदाय पे किए तो कहीं ना कहीं लोगों के दिल में एक बात सवाल उठता ही है कि कहीं ना कहीं स्पेसिफिक एक कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं कर रहे। तो ये गलत है। इस पे अजीत दादा ने भी बोला, उन्होंने उस टाइम पे जो 7 दुकान पे बुलडोजर चली थी उस पे उन्होंने म्युनिसिपल कमिश्नर को ये बात क्लियर कहा कि आपको एक्शन लेना तो ये सही टाइम नहीं है आपका एक्शन लेना, कि आप चाहते हो कि और दंगे हो और दंगे फसाद हो महाराष्ट्र में। अच्छा, मैं मीरा रोड की आपके बात ये भी बता दूं कि 92 की राइट्स में मीरा रोड में कभी दंगे नहीं हुए। अब वहाँ के लीडरों का कोई इशू नहीं है, बाहर से कोई लीडर आता है बोलता है मीरा रोड में मैं घुसूंगा, मैं ये करूंगा, तो कोई ना कोई न्यूसेंस पॉलिटिक्स महाराष्ट्र में चला रहा है, वो उसका नतीजा है। देखा ये गया है कि कई सालों से जो है मोहम्मद अली रोड में भी लोग जो बिजनेस कर रहे थे, अपना ठेला वगैरह लगा रहे थे, इतने सालों से उनके साथ भी कुछ नहीं हुआ। बट कुछ उसके इंसिडेंट होने के कुछ ही दिन के बाद उनका भी जो है बाहर का सेट था वो सब तोड़ दिया गया। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो इलीगल है वो चाहे कोई भी समुदाय का हो, मोहम्मद अली रोड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कोई भी समुदाय अगर इलीगल है तो उस पर एक्शन होना चाहिए। लेकिन मैं वापस ये बोलता हूँ कि एक ही समुदाय पे आप एक्शन उठाओगे, अगर 7 दुकान एक समुदाय की तोड़ते हो और 8वीं दुकान दूसरे समुदाय की नहीं तोड़ोगे तो लोगों के दिल में एक क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा कि ये एक ही तरफा कानूनी है। तो वो गलत है अगर एक तरफा कानूनी हो रहा है तो। लेकिन इलीगल को मैं सपोर्ट नहीं करूँगा, अगर इलीगल है तो इट हैज़ टू डेमोलाइज, उसको तोड़ना चाहिए। सर, घाटकोपर में जो इंसिडेंट हुआ था, जिस तरह से लाखों की तादाद में लोग जो है मुफ्ती के सपोर्ट में आए थे, उस पर क्या कहना चाहिए? नहीं, देखिए ये जो मुफ्ती जी ने जो उन्होंने जो बात कही है वो बात को भी देखना पड़ेगा कि उन्होंने किसको कोई एक समुदाय का आगे नाम लिया है क्या। जहाँ तक मैंने रिकॉर्डिंग सुना है मुझे उसमें ऐसा दिखा नहीं है कि उन्होंने नाम लिया है। फिर भी वो गवर्नमेंट ने क्या केस बनाई है और किस तरीके बनाई है उसके बारे में मुझे डिटेलिंग नहीं है। लेकिन अगेन एक स्पेसिफिक कम्युनिटी पे टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान का नाम लिए बगैर राजनीति नहीं होती है। मुसलमान तो एक सॉफ्ट टारगेट है, हर किसी को राजनीति अगर सरकार बनाना है तो मुसलमान, गिराना है तो मुसलमान। लेकिन इसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। हम वर्ल्ड लीडर नहीं बन रहे, हम और 50 साल पीछे जा रहे हैं। जिधर अंग्रेज थे उसी जगह पे हम जाके जानवर बनते जा रहे हैं, एक दूसरे के लिए नफरत फैला रहे हैं। तो वो जो नफरत जो दूसरे कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, कहीं ना कहीं वो नफरत अपने माँ बाप के लिए भी लाएंगे, अपने घर में भी चलाएंगे नफरत। तो कहीं ना कहीं हम हमारी नस्ल खराब कर रहे हैं। इट हैज़ टू स्टॉप, ये रुकना चाहिए, ये डेवलपमेंट पे हमको बात करना चाहिए। देखा जाए सर, जैसे कि आपने बोला कि पीछे जा रहे हैं, मुस्लिम को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन एक चीज़ ये देखा जाता है कि जब पार्टी में लोग रहते हैं तो कुछ नहीं बोलेंगे, जब अपोजिशन में जाएंगे तो एक एक नया मुद्दा उठाते चले जाएंगे। नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझा। जब आप पार्टी में रहते हैं, सपोर्ट में रहते, पार्टी फुल फ्लेज में रहते हैं, तब मुस्लिम और हिंदू उनको नहीं दिखता है, माइनॉरिटीज़ नहीं दिखती है। जैसे ही ऑपोजिशंस में जाते हैं तो उनको माइनॉरिटीज़ और उनको जो है सारा कुछ दिखने लगता है कि आरक्षण चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। हाँ, 5% आरक्षण की बात करो आप देखेंगे इस बात पे मेरी भी नाराज़गी है बहुत मुस्लिम लीडरों से, जो हमारे पुराने लीडर है, या कोई मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम वोट से जो लीडर चुन के आता है, उनसे मेरी यही नाराज़गी है कि मुसलमान की याद आप सत्ता में हो तो जब क्यों नहीं आती है। आप सत्ता से चले जाते हो जब आप मुसलमान की याद आती है। जैसे अभी 5% आरक्षण की बात है, जिसको मैं काफ़ी टाइम से लड़ रहा हूँ मराठा आरक्षण के साथ। मुसलमान मराठा आरक्षण के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा था। हम चाहते हैं कि मराठा को आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन मराठा का आरक्षण को हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया था। मुस्लिम आरक्षण 5% को हाई कोर्ट ने मान्यता दी, क्योंकि सबसे पिछड़ा हुआ कोई समाज है तो मुसलमान है, उस आधार पर मुसलमान को दिया है। तो कहीं ना कहीं प्रीवियस बीजेपी गवर्नमेंट और शिवसेना गवर्नमेंट जब थी उसमें अमल बजावनी नहीं हुई। उसके बाद महाविकास आघाड़ी आती है, उनके पास 2.5 साल था। 2.5 साल बहुत होता है। उस वक्त में कोई भी आमदार ने 5% मुस्लिम आरक्षण की बात नहीं की, कोई भी आमदार महाविकास आघाड़ी का। आज ऑपोजिशन में जाते ही जैसा सत्ता हाथ से गई, वो मुसलमान की उनको याद आ गई 5% मुस्लिम आरक्षण की बात कर रहे हैं। तो उनसे मेरा ये सवाल है,
आप सत्ता में हो तो तब मुसलमान की याद करो ना। आप हमारे वोट पे जीत के आते हो, मुसलमान के वोट पे जीत के आते हो, आप जाने के बाद, सत्ता से उतरने के बाद मुसलमान की बात करते हो। तो ये कहीं ना कहीं दिख के आ रहा है कि आप मुसलमान को सिर्फ एक्सप्लॉइट कर रहे हो, मुसलमान को अपनी राजनीति के हिसाब से चला रहे हो। मुसलमान को कोई नहीं चाहता कि वो अच्छा पढ़ लिखे, वो आईएएस बने, आईपीएस बने, उसको आप कहीं ना कहीं पंचर वाला ही बना के रखना चाहते हो, इसी में आप वोट जीतोगे। मुंब्रा में देखा गया है कि कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो इलीगल्स है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वहाँ के नेता हर दिन आकर के मीडिया में बात करते हैं, लेकिन जो वहाँ पे इलीगल्स काम चल रहे हैं, चाहे वो बिल्डिंग्स का हो, चाहे वो ड्रग्स का हो, लेकिन वहाँ के लोग को कुछ किसी को पड़ी नहीं है। अब मुंब्रा में देखेंगे, आज से 10 साल पहले लक्की कंपाउंड करके एक कंपाउंड हुआ करता था, उधर बिल्डिंग गिरी है 10 साल पहले, 8 से 10 साल हो गए होंगे। काफ़ी लोग उसके अंदर डेथ हुई है, काफ़ी लोग मर चुके थे उसके अंदर। तो हमको ये देखना है कि 10 साल उस जब बिल्डिंग गिरी थी तब से लेकर आज 10 साल के अंदर कितनी इलीगल बिल्डिंग बनी है। और मुझे गारंटी है कि हज़ारों की तादाद में इलीगल बिल्डिंग 10 सालों के अंदर बनी है। और आज भी मैंने कभी सर्वे करवाया कुछ दिन पहले, मुझे पता चले कि 50 बिल्डिंग जो है कि इलीगल काम चालू है। 50 बिल्डिंग, एक दो नहीं 50 बिल्डिंग। तो ये 50 बिल्डिंग जब बनती है, इलीगल काम चलता है, तो ये किसके आशीर्वाद से चलता है? कि एक इलेक्टेड जो रिप्रेजेंटेटिव है, एक इलेक्टेड आमदार है, उनको पता नहीं है उनके एरिया में क्या हो रहा है करके। उनको नहीं पता चलता है कि मेरे एरिया में इलीगल बिल्डिंग 10 साल में कितनी बनी है। आप 10 साल का हिसाब निकालिए, बिल्डिंग कितनी बनाए और कितने गरीबों को फ्लैट बेचा गया। आज वो गरीब एक एक पैसा जमा करके वो अपना आशियाना खरीदता, अपना घर बनाता है। कल अचानक एक रूल निकलेगा महानगर पालिका, वो बोली कि डेमोलिशन करो, वो बेचारे गरीब रास्ते में आ जाएंगे। तो इसमें कौन गरीब ही सफ़र करेगा? उसी को सफ़र करना है। लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को कोई फर्क नहीं पड़ता। वोटिंग के दिन मुसलमान याद आते। तुम इलीगल बिल्डिंग बनाने का परमिशन देने के टाइम पे तुम जब भी क्यों नहीं उसको अपोज किए? आज तुम बोलते हो कि इलीगल बन रहा है, तुम अपोजिशन में जाते हो, इलीगल की बात करते हो। अरे जब सत्ता में तुम रोको ना। तुम वहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ के जो कॉरपोरेटर है, उनके आप देखेंगे हर कॉरपोरेटर के एरिया में, खुद कॉरपोरेटर के एरिया में कहीं ना कहीं 5-5, 10-10 बिल्डिंग बनी है। जहाँ 3 माले का उसका कैपेसिटी नहीं है होल्ड करने का, वहाँ 6-6 माले की बिल्डिंग बना दी है, 5-5 माले की बिल्डिंग बना है। 4 माले के ऊपर लिफ्ट लगनी चाहिए, 6-6 माला चढ़ा दिए, कोई लिफ्ट नहीं है, बूढ़ा इंसान आ रहा जा रहा है। तो ऐसे इलीगल बिल्डिंग को पहली बात तो इलेक्ट्रिसिटी कैसी मिली, उसको पानी कैसा मिला, ये पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक कनेक्शन कहीं ना कहीं अधिकारी मिले हुए, ये सबकी जांच पड़ताल होनी चाहिए। और ये मुद्दे को जो है, मुंब्रा की इलीगल बिल्डिंग का मुद्दा जो है, इसको अभी मैं बारीकी से तहकीकात करूंगा और इस पे एक्शन उठाऊंगा। जो भी गलत लोग हैं, जो भी इलीगल बिजनेस कर रहे, बिल्डिंग बना रहे, उन पे एक्शन और कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो साफ है कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। सर, एक क्वेश्चन है महाराष्ट्र से अलग, सेम कानून से उत्तराखंड में जो आ गया है, उस पे आप कहाँ तक सहमत हैं? नहीं, देखिए, अगेन मैं बोलता हूँ कि कोई भी कानून बनता है तो सब समुदाय को लेकर बनना चाहिए। आप अगेन एक स्पेसिफिक समुदाय को आप टारगेट करके कोई कानून बनाते हो तो अपने आप में ये हमारा संविधान ही नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाए थे, इन्होंने सब समाज को लेकर साथ चलने का संविधान बनाए थे। कि एक समुदाय को आप उसके लिए कानून बनाते हो और बोलते हो कि एक समुदाय बाहर रहना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आप अपनी मैंडेट जो लोगों ने चुन के दिया उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो। और मुझे लगता है कि जो ये कानून बना है उत्तराखंड का, ये बिल्कुल गलत है। तो ये थे सलीम सारंग सर, जिनका साफ कहना है कि जो भी गलत हो रहा है उसको वो कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, और साथ ही साथ सरकार बनने पे उन्होंने बेरुखी से अपने मत दिए, और उनका यही कहना है कि जो भी कुछ हुआ है वो कायदे और कानून को ध्यान में रख करके हुआ है। कैमरा पर्सन अमर के साथ संध्या श्रीवास्तव।